नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो मानवाधिकार आयोग चूंकि एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी जब भारत का मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उस मूल संविधान में मानवाधिकार आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। परंतु 1993 में जब मानवाधिकार को लेकर यह अधिनियम बनाया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और उसी के बाद ही मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में हो पाई थी। तो चूंकि जो मानवाधिकार आयोग बना है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत में मानवाधिकार आयोग की आखिर आवश्यकता क्या है, किस प्रकार से भारत में मानवाधिकार आयोग की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक जनतांत्रिक देश है, जिसमें जो सरकारें होती हैं, जो सरकारों के माध्यम से वो जनता के प्रतिनिधि चुनकर सरकार में आते हैं और जनता के जो जो कार्य होते हैं, जनता के जो कल्याणकारी कार्य होते हैं, वह करते हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। यानी भारत एक जनतांत्रिक देश है, जहाँ जो शासन की शक्तियां होती हैं, सभी जनता में निहित होती हैं। और प्रस्तावना में भी कहा गया है कि जनता ही भारत की जो संविधान है, संविधान की शक्तियों के स्रोत जनता ही है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान है, भारतीय लोकतंत्र है, उसकी जो आत्मा है वह जनता है। उसकी जो शक्तियां मिली हुई है संविधान में जो शक्तियां हैं, वह सब जनता के माध्यम से मिली हुई है। सरकार जनता के समर्थन से ही चलती है। तो इस प्रकार से लोगों को एक जनतांत्रिक देश में, जहाँ इतना बड़ा देश है, बहुत सी कुरीतियां विद्यमान है, उस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। तो नेल्सन मंडेला ने इस मानवाधिकार के विषय में कहा था, मानवाधिकार के संबंध में कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को मानवाधिकार से वंचित किया जाता है, जो उसके मूलभूत बुनियादी अधिकार है, तो मान के चलिए उसे मानवता से ही वंचित किया जा रहा है। यानी वहां पर मानवता की हत्या हो रही है, मानवता का हनन हो रहा है। और भारत जैसा देश जो लोकतांत्रिक और इतनी सदियों से भारत की जो परंपरा रही है, जहाँ व्यक्तियों के अधिकार को सर्वांगीण माना जाता है, तो भारत में इसलिए जो मौलिक जो अधिकार है, भारत के संविधान में जो मानवाधिकार देने के लिए भारत के जो संविधान निर्माता थी, वह सदा से ही सजग रही है। क्योंकि भारत के जब संविधान लागू हुआ था, भारत जब आजाद हुआ था 1947 के पहले अंग्रेजों के शासन काल में, भारतीय व्यक्तियों के जो जो भारतीय लोग थे, उनके अधिकारों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हनन किया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इवन पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और चूंकि जो अंग्रेज जो कि भारतीयों पर शासन कर रहे थे, तो उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता, बहुत क्रूरता से व्यवहार किया जाता था। तो भारत जब आजाद हो गया था 1947 में, तो 1947 में आजादी के पश्चात भारत का जब संविधान बना, तो संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यह बात थी कि भारत अब आजाद हो चुका है, जहाँ व्यक्तियों के जो अभी सभी सभी अधिकार हैं, जो मानवीय अधिकार हैं, जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिस प्रकार से व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को अपने कहीं भी घूमने आने जाने संगठन बनाने का अधिकार है, तो यह मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को, यदि भारत आजाद हो गया है, तो सभी अधिकार मिलने चाहिए। क्योंकि यदि भारतीय लोगों को यदि अधिकार नहीं मिलेंगे, तो भारत देश की आजादी का कोई सार तत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो उनका उद्देश्य था कि भारत के जो लोग हैं, उनको जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और पंडित नेहरू के द्वारा जब प्रस्तावना के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव में भी मानवाधिकारों की बात कही गई थी। तो इस प्रकार से मानवाधिकार भारतीय संविधान के मूल में है। अब हम बात करते हैं कि भारत में के जो संविधान है, उसमें जो मानवाधिकार है, वह कहाँ कहाँ निहित है। तो सबसे पहली बात, जो मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं, और उसके पश्चात जो नीति निर्दिष्ट तत्व हैं, यानी डीपीएसपी हैं, तो इनके माध्यम से भारतीय लोगों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। और मानवाधिकार में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म, अपने अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार अपने जो अंतर्निहित क्रिया हैं, धार्मिक क्रिया हैं, उनको करने का अधिकार, व्यक्ति को अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तियों जो महिला हैं, महिलाओं को, बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रकार से जो यही सब मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो जो मानवाधिकार है, वह भारत के मूल
जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में शामिल है। और हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार में जो चीज़ लिखित होती है, वह बाध्यकारी होती है। यानी मानवाधिकार की, यदि किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन होता है, तो उसके पास मौलिक अधिकार है, उसके पास न्यायालय में जाने का अधिकार है। और इसी के साथ-साथ मानवाधिकार आयोग यही करता है, मानवाधिकार आयोग का कर्तव्य भी यही है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, या फिर उसके किसी भी प्रकार से किसी अधिकारी द्वारा, राजनेता द्वारा, फिर या किसी संगठन द्वारा, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके अधिकारों का वंचन, उस अधिकारों से उसका वंचन किया जाता है, या उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वह व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति मानवाधिकार आयोग के पास में अपनी शिकायत लेकर जा सकता है। तो इस प्रकार से जो मानवाधिकार आयोग है, वह मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर बनाया गया है। मानवाधिकार, चूंकि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान में जो मानवाधिकार आयोग है, तो उसमें मूल रूप से मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था नहीं थी। परंतु 1993 में मानवाधिकार आयोग का अधिनियम बनाया गया। यह बहुत मतलब जो अधिनियम बनाया गया था, वह नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा बनाया गया था 1993 में। ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार आयोग का जो कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके बुनियादी अधिकार है, जैसे मान के चलिए कि जो भोजन, रहने की व्यवस्था, इसके अलावा जल, तो रोटी, कपड़ा और मकान, यह व्यक्ति के अधिकार हैं। इसके साथ-साथ जो वर्तमान में अधिकार जुड़ गए हैं, क्योंकि केवल भोजन और कपड़े और मकान से जो व्यक्ति के जो अधिकार है, व्यक्ति का जो गरिमापूर्ण जीवन है, जो आत्मसम्मान से रहने की बात होती है, उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता है। अब क्योंकि मॉडर्न दुनिया है, तो इसमें व्यक्तियों के अधिकारों को, व्यक्ति के अधिकार बढ़ गए हैं। व्यक्ति की जो रहने की, जो आत्मसम्मान की जो बात होती थी, जो सामाजिक स्टैंडर्ड है, वह हाई हो गया है, उसके पैरामीटर हाइट हो गए हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तियों के अधिकारों की बात भी यहाँ पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में की जाती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार जो चाहे करने का अधिकार है। तो इसी के अनुरूप भारत की सरकार है, भारतीय सरकार के द्वारा जो गरीब व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जन्म से कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता है। यानी जन्म से कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर गरीबी और अमीरी लगी ही रहेगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति गरीब ना हो। यानी गरीबी तो रहेगी और साथ ही अमीरी भी रहेगी। तो जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मतलब अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि ये गरीबी एक दुष्चक्र है, और जो मतलब जीवन से शुरू होता है और मृत्यु तक खत्म होता है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि मान के चलिए किसान के रूप में पैदा होता है, मतलब शुरू से वह बचपन से ही किसानी करता है, तो उसकी किसानी में चूंकि इनकम बहुत कम है, तो उसके पास में यह विकल्प नहीं है कि किसानी करके वह एक बड़ा आदमी बन सके, अपनी जो सुविधाओं है, सुविधाओं का विस्तार कर सके, अपनी लग्जरीज का विस्तार कर सके। तो एक गरीब व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति के लिए सरकार का यह दायित्व है कि उस गरीब व्यक्ति को जो मूलभूत सुविधा है, जो बेसिक, जो बुनियादी नीड्स हैं, उन बुनियादी सुविधाओं का कम से कम लाभ मिल पाए। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इसी गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए सरकारों का चयन होता है, और सरकारों का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य हो। और चूंकि सरकार जो हमारी सरकार निर्मित होती है, तो सरकार भी वास्तव में यही कार्य करती है। सरकार का कार्य, जो सरकार के कर्तव्य होते हैं, वह कोई किसी कंपनी को चलाना या फिर किसी मतलब अन्य कार्य नहीं है, बल्कि उनका कार्य यही है कि सामाजिक कल्याण करना। क्योंकि भारत एक समाजवादी देश भी है। भारत की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक समाजवादी देश है, और समाजवादी होने का यह मतलब ही है कि भारत, प्रत्येक जो उसके मतलब भारत सरकार के पास जितने भी संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों के माध्यम से, चाहे मतलब किसी भी रूप में वह संसाधन क्यों ना हो, तो उन संसाधनों का प्रत्येक नागरिकों के बीच में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी भारत सरकार के पास जो भी संसाधन है, जितने भी मतलब उसके पास में संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों के माध्यम से जितनी भी संपत्ति उपलब्ध है, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन गरीब और अमीरों के बीच में होना चाहिए। और समाजवादी देश का एक यही कर्तव्य होता है, जहाँ ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर होता है। और चूंकि भारत एक समाजवादी देश, जैसा कि नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, तो 1950 से 1970-80 तक भारत एक समाजवादी, पूर्ण रूप से एक समाजवादी देश के रूप में विद्यमान था।
क्योंकि उस समय भारत एक समाजवादी देश के रूप में इसलिए था क्योंकि उस समय आवश्यकताएं थी। और 1990 में जब 1991 में जो रिफॉर्म्स होना शुरू हुए, एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं, यानी जो हमारी जो व्यवस्था थी वह पूंजीवादी व्यवस्था बन गई। यानी अब जो जो पूंजीवादी लोग हैं, क्योंकि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना था, भारत की जो इकोनॉमिक दृष्टि से जो भारत बिछड़ा हुआ था, जो अल्प विकसित देश के रूप में आता था, उसे विकासशील रफ्तार उसकी अर्थव्यवस्था को विकासशील बनाने के लिए 1991 में रिफॉर्म किए गए थे। और उसके माध्यम से भारत की प्रगति को एक पूंजीवादी बनाने की तरफ दिशा में एक कदम उठाया गया था। तो इस प्रकार से तो जो मानवाधिकार आयोग है 1990 में जो रिफॉर्म किए गए थे, रिफॉर्म के माध्यम से उनका यही उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल सके। क्योंकि हमारा जो देश है वो है शुरुआत में जब मतलब अभी भी प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में भारत एक समाजवादी देश के रूप में ही लिखा हुआ है। परंतु 1990 में जो सुधार हुए तो उसके पश्चात ही भारत की प्रगति एक पूंजीवादी देश की हो गई, जहां जो बाहरी ताकतें हैं, क्योंकि एक बंद भारत एक अब बंद अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं रह गया है। यानी भारत में जो विदेशी व्यक्ति हैं वो आ सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसके अलावा कोई यदि कोई वो है अपना फॉरेन मनी को लाना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना चाहते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से इस उद्देश्य से भारत एक पूंजीवादी देश है, जहां बहुत बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर रही हैं। और इनका उद्देश्य भी यही था कि भारत की प्रत्येक नागरिक को जो इनकम है, जो अभी तक जो बेसिक सुविधा नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि एक बंद अर्थव्यवस्था है। मान के चलिए कि भारत का किसी अन्य देश के साथ में, किसी अन्य विदेशी शक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ना रहता, तो भारत को या जो तकनीकी सुविधाएं मिल पा रही हैं, जो इतनी बड़ी स्तर पर जो विश्व सहायता मिल पा रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं हैं, उनसे भारत जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा अमेरिका, चाइना या फिर अन्य देशों के साथ में भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, तो द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से भारत ने जिस तकनीक को प्राप्त किया है, जिस अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया है, और आज भारत $5 बिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनने जा रहा है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि भारत एक समाजवादी देश होते हुए भी, यानी समाजवादी का अर्थ है कि भारत में जो गरीब रहेंगे, जो निचले तबके के लोग होंगे, जो वंचित लोग होंगे, उनको अधिकार तो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति अमीर होगा तो उसको यह प्रयास किया जाएगा कि उसको उसकी तरक्की में कोई बाधा ना पहुंचे। यानी भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के जो गरीब वर्ग हैं उनको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए, और भारत के जो अमीर वर्ग हैं उनको भी एक विकल्प दिया जाए, उनको भी एक उचित बाजार दिया जाए। तो इस प्रकार से भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 10 मिनट बाद। तो इस प्रकार से भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यानी यहाँ पर पूंजीवादी व्यक्ति भी निवास करते हैं और समाजवादी व्यक्ति भी निवास करते हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। भारत एक पूंजीवादी देश भी है, भारत एक समाजवादी देश है। इसमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। क्योंकि हमारा जो मुद्दा था, हमारा जो टॉपिक था, वह था मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार आयोग का यह कर्तव्य है, यह दायित्व है कि भारत जैसा देश जहाँ इतनी बड़ी संख्या, इतनी विविधता है कि मतलब एक सरकार के अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार है, तो केंद्रीय सरकार को उसको संभाल पाना थोड़ा कठिन कार्य होता है, उसकी पहुंच सरकार से बहुत दूर होती है। तो किसी भी वर्ग के अधिकारों, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो है मतलब SC कैटेगरी से हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, या किसी भी चाहे वो है आदिवासी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की सुरक्षा हो। तो इसलिए मानवाधिकार आयोग बनाया गया था 1993 में। ठीक, तो यह तो था, हमने यहाँ पर बात की कि किस प्रकार से कौन कौन सी तत्व मानवाधिकार में सम्मिलित होते हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन देने की स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो कहीं भी आने जाने, घूमने की एक सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और किसी भी यातना से, किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त रहने का अधिकार है। यह सभी मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में जो मानवाधिकार आयोग है वह मानवाधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। अब हम बात करते हैं कि मानवाधिकार आयोग की शक्तियां कौन कौन सी है, कौन कौन से उसके अधिकार हैं। तो मानवाधिकार आयोग है, वो है उसके पास शक्ति है कि वह जेलों का दौरा कर सकता है।
यानी जेल जो कि हमारे यहाँ जो लॉकअप होते हैं, जो जेल होते हैं, जो बंदी खाने होते हैं, उनमें सबसे अधिक ऐसा माना जाता है कि मानवाधिकार का हनन होता है, क्योंकि वह काम पर्दे के पीछे होता है। यानी जेल में जो व्यक्ति होता है, जो कैदी होता है, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ मतलब अत्याचार किया जाता है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार से जो मीडिया है उसकी पहुंच नहीं रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो जेल के अंदर जो जेल के मतलब जो पुलिस होती है, तो पुलिस के द्वारा ही बहुत गलत तरीके से जो राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए, यानी सरकार को फायदा उठाने के जरिए उठाने के लिए उसके द्वारा उन पर अत्याचार किए जाते हैं। वहां पर स्थिति बहुत खराब है, वहां पर उनको जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है, और इसके अलावा उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो भारत में जेलों की स्थिति बहुत दयनीय है, जहां पर एक व्यक्ति जिस जिस पर अभी तक अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ है, वह व्यक्ति करीब 7 8 8 साल उस जेलों में गुजार देता है, और उसके बाद उसका निर्णय आता है। तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वह बहुत ही शिथिल है, बहुत ही जटिल है, और इसमें बहुत ही स्थिरता है, शिथिलता है। तो इस भारत की जो न्यायालयिक व्यवस्था है, तो मानवाधिकार के आयोग के पास में यह शक्ति है कि मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं, वह जेलों का दौरा कर सकते हैं, जेलों में की समीक्षा कर सकते हैं। यदि वहां पर उनको लगता है कि जेलों में जो जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा जो कैदी हैं उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, तो सरकार से इसकी सिफारिश कर सकता है कि वहां पर जो जेल में जो कैदी हैं उनके साथ ठीक व्यवहार किया जाए, या फिर उनकी स्थिति के संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रदान कर सकता है। यह मानवाधिकार के आयोग के पास में उसका कर्तव्य है, उसकी शक्ति है। इसके अलावा यदि मान के चलिए जो सरकार है, तो सरकार का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, प्रत्येक गरीब को घर प्रदान करना, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको प्रदान करना। और भारत सरकार के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य ही है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण करना। इसी के माध्यम से अंत्योदय योजना चल रही है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना चल रही है। इसी के द्वारा अभी जो योजना आई है, जिसके तहत जो किसानों को मतलब 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, अटल पेंशन योजना चल रही है। तो इतनी सारी योजनाएं हैं, तो जिनके माध्यम से जो सरकार के द्वारा जो गरीब है, तो गरीब लोगों का जो अधिकार होते हैं उनको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तो मानवाधिकार आयोग के पास में यह शक्ति है, यह कर्तव्य है कि सरकार की जितनी योजना चल रही है उन योजनाओं की वह समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा उन योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ यदि आयोग को लगता है कि मतलब जो सरकार की योजना है वह जो अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पा रही है, ठीक तरीके से लागू नहीं हो पा रही है, या फिर उसमें किसी प्रकार से त्रुटि है या फिर कुछ कमी है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, तो इसकी सिफारिश भी सरकार को कर सकता है। तो यह सरकार की योजनाओं के संबंध में, या फिर सरकार को यह भी सलाह भी दे सकता है कि आप इस प्रकार से नई योजना बनाइए और इस तबके के लोग को और अधिक लाभ दीजिए। तो इस प्रकार जो मानवाधिकार आयोग है वह सरकार को सलाह देने के रूप में जो सरकार की जो योजना है उनकी समीक्षा करता है, उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं, जो सरकारी जितनी भी योजना है उनकी समीक्षा करता है। इसके साथ उनको सलाह देता है कि यह जो आपकी योजना है उसमें इस वर्ग के लिए लाभ है या नहीं है, या फिर अपनी मतलब इनपुट प्रदान सरकार को करता है। ठीक इसके अलावा जो मानवाधिकार आयोग है उसके पास में यह शक्ति है कि न्यायालय में यदि मानवाधिकार से संबंधित यदि कोई मामला चल रहा है, यानी मानवाधिकार से संबंधित किसी मामले पर न्यायालय में सुनवाई होती है, तो मानवाधिकार आयोग उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यानी न्यायालय में हस्तक्षेप करने की शक्ति मानवाधिकार आयोग के पास में है। इसके साथ साथ मानवाधिकार के संदर्भ में जो 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 अ, जो जो प्रचार प्रसार करने की बात होती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हुए हैं, इनको बहुत ही जो जानकारी है बहुत ही कम जानकारी प्राप्त हो जाती है, जानकारी का अभाव है। यानी मानवाधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से उनको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से उनको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा संपूर्ण संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के
मतलब संदर्भ में जो बातें की गई है उनको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। यानी इस प्रकार की एक्ट भारत में बने हुए है जिनके माध्यम से गरीबों की सुरक्षा, जो दलित वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी सुरक्षा की जा सकती है। परंतु उनको इस संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं होता है या फिर जानकारी के अभाव में वह केवल शोषित बनकर ही रह जाती हैं, वह केवल आवाज नहीं उठा पाती हैं। जैसे महिलाएं हैं, तो महिलाओं के साथ जब दुर्व्यवहार उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, तो अभी तक क्या होता था कि महिलाओं को अपने अधिकारों की, जो उनके जो दायित्व हैं, जो उनके पास शक्तियां हैं, उनकी जानकारी नहीं थी। बल्कि संविधान में तो 1950 में ही महिलाओं के संबंध में अधिकार को लिख दिया गया था, परंतु इसके संबंध में उनको सूचना नहीं थी, उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए वह शोषित बनकर, वह जो उनके साथ में जो जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, उसके संबंध में अब सूचना नहीं दे पाती थी महिलाएं। तो जो मानवाधिकार आयोग है, तो उसका कर्तव्य है कि उसका दायित्व है कि वह मानवाधिकार से संबंधित जानकारी को देश के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक गांव में फैलाने का प्रयास करे। और अभी इसकी मतलब जो जो मानवाधिकार आयोग है, उसके द्वारा हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं जिसके माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो मानवाधिकार आयोग के कर्तव्यों की बात की कि जेलों का दौरा कर सकता है, सरकार की जो कार्य है उनकी समीक्षा कर सकता है, इसके अलावा जो जो जानकारी है, जो सूचना है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। और न्यायालय में यदि जो मानवाधिकार है, तो मानवाधिकार से संबंधित किसी प्रकार का मामला लंबित पड़ा हुआ है, यदि उसकी प्रोसीजर न्यायालय में चल रही है, न्यायालय में उसके संबंध में सुनवाई चल रही है, तो मानवाधिकार आयोग उसमें एड दे सकता है, उसमें सहायता दे सकता है, उसमें अपना पक्ष रख सकता है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार मानवाधिकार आयोग के पास में शक्तियां हैं, यह कि मानवाधिकार आयोग उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित कर सके, उनकी रक्षा कर सके। इसी के साथ साथ मानवाधिकार आयोग एक सिविल न्यायालय की शक्ति रखता है। यानी यदि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति मानवाधिकार से संबंधित है, उसके पास में कोई मामला लाता है, तो उसकी सुनवाई भी वो स्वयं कर सकता है। इसके पास में स्वयं की मतलब सुनवाई करने का अधिकार है, और सिविल न्यायालय की जैसी शक्तियां स्वयं के पास में है। और यदि कोई पीड़ित ऐसा मामला लेकर आता है कि उसके साथ में मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसको किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किया गया है, या फिर उसे कहीं आने जाने में मतलब किसी रोका गया हो, या फिर किसी अन्य प्रकार से, जैसा कि हमने मानवाधिकार के विषय में बताया कि कौन कौन सी चीजें मानवाधिकार में शामिल होती हैं, तो मानवाधिकार के संबंध में जितने भी मामले होते हैं, उन मामलों से संबंध में यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित किया जाता है, उस पर उसका शोषण किया जाता है, उस पर मतलब उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके संबंध में मानवाधिकार आयोग सुनवाई कर सकता है। और उसके पास में उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अभियुक्त है, उसको सजा देने का भी अधिकार है। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो चीजों की अभी तक बात कर ली है। पहली हमने बात की थी कि मानव